जो हमारे बीच अध्यक्ष जी हैं, लगातार मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार वो शिक्षा में काम करती आई है। और हम सब लोगों का दायित्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ऐसी टैलेंटेड, ऐसी एजुकेटेड, हमें पहली बार ऐसी कैंडिडेट हमें पूर्वी दिल्ली से मिल रही है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में जब जी कैंडिडेट आता है वो हमेशा जमुना के उस पार का आता है, और जमुना के जब उस पार का आता है तो हमेशा उस पार रह जाता है। जैसे हमारे गिरे पड़े हुए आप सबके पता है कौन है, जो आज तक कभी दिखाई नहीं दिए। तो इस बार हम मनीष सिसोदिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आप सबकी तरफ से कि इस बार उन्होंने जंगपुरा में रहने वाली अतिशी जी और इनका परिवार पिछले 40 साल से 50 साल से जंगपुरा में रहता है, ऐसी कैंडिडेट को, लोकल कैंडिडेट को, जंगपुरा में रहने वाले कैंडिडेट को इस बार सांसद के चुनाव के लिए उतारा है। एक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस बार अतिशी जी को जितने वोट पड़े, सबसे ज्यादा वोट जंगपुरा से पड़े, क्योंकि ये हमारी लोकल कैंडिडेट है। ये जंगपुरा में इनका परिवार पिछले 50 सालों से रहता है। 50 सालों से रहने वाले जो इनका परिवार है, 50 सालों से रहने वाली हमारी बहन अतिशी जी को हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब गांव मोहल्ले और कॉलोनी की मोहल्ले की बात आ जाती है तब तो सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तो इसलिए अतिशी जी हम सबकी कैंडिडेट है, पूरे जंगपुरा वालों की कैंडिडेट है। और आज यहाँ पे जंगपुरा वासी है, यहाँ पे ऐलान करते हैं कि इस बार जंगपुरा के सारे लोग मिलके अपनी लोकल कैंडिडेट अतिशी जी को सांसद बनाकर ही दम लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मदन लाल जी भी हमारे बीच आए हुए, इनकी अपने आप में शख्सियत है। मैंने मदन लाल जी जब आ रहे थे मैंने कहा हाथ एक बार ऊपर कर दो, 2-3 वोट वैसे ही बढ़ जाएंगे। हमारे कुलदीप मोनू भाई को भी बहुत बहुत बधाई हो, उनको SC/ST विंग का, आम आदमी पार्टी SC/ST विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनीता हाकम जी हमारे बीच हैं, लगातार वो ADMC में आम आदमी पार्टी की आवाज मजबूत करती रहती है। हमारे शहनाज भाई हम सबके बीच है, हमारे KM भाई भी लगातार SC/ST विंग के संगठन मंत्री, लगातार हैदर भाई हमारे जिला अध्यक्ष है। आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पे मजबूत है और मैं दावा कर सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ से सांसद का चुनाव जीतने वाली है। और अगली बार हमारी सांसद जो है अतिशी जी आएगी और ऐसे गिरे पड़ों की तरह नहीं आएगी, वो हमेशा लोगों के बीच रहेगी, लोगों के बीच दिखेगी और दोबारा जैसा सांसद होता है, जैसे आपने मुख्यमंत्री चुना, विधायक चुना, उसी तरीके से एक काबिल, होनहार और आपका काबिल एक सांसद आप सबको मिलने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार विश्वास के लिए। भारत माता की, शहीद अमर भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रवीण भाई। दोस्तों, एक बिल्कुल हमारा क्रम बन चुका है, इसी क्रम के बीच में मैं अब जिस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं, मैंने उनसे कहा बहन से कि बहन आप इस चुनाव में खड़ी तो हो गई हैं, पैसे के बिना तो काम चलता नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं है, आप तो केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती हैं, पैसा कहां से लाएंगी, चुनाव कैसे लड़ेंगी। तो पता है अतिशी बहन क्या बोलती है? अतिशी बहन बोलती है कि शहनाज भाई मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए, सब गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, हंस के मिल लो गले दो घड़ी के लिए, तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, तुम हवा को पकड़ने की जिद छोड़ दो, वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, और सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत आरती के लिए है। ऐसी भावना रखती है हमारी बहन। तो मैं चाहता हूं कि अतिशी बहन आपके बीच में 2 शब्द आपके बीच में रखेगी। बहन आतिशी, एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे मातरम। आज शहीदी दिवस के उत्सव पर, आज भगत सिंह, शहीद राजगुरु सुखदेव, उन तीनों ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। आज उन तीनों को याद करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज शायद ये मौका है हमारे लिए सोचने का कि जो सपना वो तीनों इस देश के लिए देखकर गए थे, जिस आजादी के सपने के लिए इन तीनों ने अपनी जान दे दी,
क्या आजादी का वो सपना सचमुच इस देश में पूरा हुआ है? आज मौका है हम सबको ये सोचने का। आज जब हम यहां पे इकट्ठा होते हैं तो हमें ये चिंता सताती है कि हमारे बच्चों को कैसा भविष्य मिलेगा, हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, अगर वो पढ़ाई ठीक से कर ले उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, अगर वो कॉलेज में पढ़ ले तो उन्हें नौकरी मिलेगी कि नहीं। हर आम इंसान को ये चिंता सताती है कि अगर मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं। हर परिवार इस बात से परेशान है कि दिल्ली जैसे शहर में चाहे 8 साल की बच्ची हो या 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रख सकता। और ये ना सिर्फ हमारे शहर की पर हमारे देश की सच्चाई है। तो जो सपना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु देख के गए थे, क्या उस सपने को इस देश ने पूरा किया है? जब हम इस देश के 70 साल का इतिहास देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आजादी का वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। और यही कारण था कि 4 साल पहले हम लोग आपके बीच में आए थे, 4 साल पहले आपसे वोट मांगने आए थे, ये कहने आए थे कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो इन्हीं शहीदों का सपना आम आदमी पार्टी पूरा करेगी। और भोगल की जनता ने, जंगपुरा के लोगों ने और दिल्ली के लोगों ने जो प्यार और मोहब्बत आम आदमी पार्टी को दिखाई कि हम जैसे आम लोग, यहाँ पे प्रवीण भाई आपके विधायक हैं, शायद जब इन्होंने चुनाव लड़ा था 5,000 रुपए भी इनके बैंक अकाउंट में नहीं होंगे, लेकिन हम जैसे आम लोग ना सिर्फ चुनाव लड़े, ना सिर्फ चुनाव जीते, बल्कि इस देश में सबसे ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीत के आए, 70 में से 67 सीट लेके आए। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती थी कि आजादी का वो सपना, इन शहीदों का वो सपना पूरा हो। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी ये कोशिश रही है कि जो जो वादे हमने आपको किए थे जब हम आपसे वोट मांगने आए थे, उन वादों को पूरा किया जाए। हमने आपको वादा किया था कि बिजली के रेट हाफ होंगे, हुए कि नहीं हुए? बिजली के रेट कम हुए? जिस के रेट बिजली कम हुई, बिल कम हुए, अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। बिल्कुल, दिल्ली में हर परिवार के बिजली के बिल आधे हुए। याद रखिए, ये वो बिल हैं जो हर 6 महीने में बढ़ा करते थे। याद करिए, ये वो बिल हैं जिनको चुकाने में हमें अपने घर का और खर्चा काटना पड़ता था। हमने आपको वादा किया था कि 24 घंटे बिजली आएगी। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। इन्वर्टर और बैटरी वालों के धंधे बंद हो गए हैं इस शहर में। हमने आपको वादा किया था कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाएंगे। किसी को भरोसा नहीं होता था उस बात पर, क्योंकि सरकारी स्कूलों का वही हाल होता था जो यहाँ पे गढ़ी मोहल्ले वाले स्कूल का था, जहाँ पे खिड़कियां टूटी होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, जहाँ टेंट में क्लास चलती थी, जहाँ के टॉयलेट की बदबू 500 मीटर दूर तक आती थी। ये होता था सरकारी स्कूल। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, जब से मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री बने हैं, पिछले 4 साल में सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया है। आज आप देख के आइए, आपसे 500 मीटर दूर जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में जो आप बिल्डिंग है वो देख कर आइए, वो किसी बड़े प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है सरकारी स्कूल की बिल्डिंग। आज आप डेस्क देख कर आइए जिसपे आपके और हमारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं दिल्ली के एक नामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना अच्छा डेस्क आज सरकारी स्कूल में है, उतने अच्छे डेस्क दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में नहीं है। आज सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन रहा है, आज सरकारी स्कूलों में सिंथेटिक ट्रैक के ग्राउंड बन रहे हैं। हमारे बच्चों को हर सुविधा दी जा रही है जो प्राइवेट स्कूल में दी जा रही है।
और इसी का नतीजा है कि आज सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। इसी सब का नतीजा है कि पिछले 2 सालों में 300 से ज्यादा बच्चों ने आईआईटी का एग्जाम पास किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज देश भर के अलग अलग बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। ये है हमारे शहीदों का सपना, ये है आजादी का सपना कि अगर कोई बच्चा एक गरीब परिवार का भी हो, उसे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सकती है, अच्छा भविष्य मिल सकता है। आज सरकारी अस्पताल में भी सुधार आया है। वो अस्पताल जहां पे जाने में डर लगता था, वो अस्पताल जहां पे लगता था कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो 4 बीमारी लेकर आ जाएंगे, और दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल की लूट खसौट कि एक परिवार के एक सदस्य की बीमारी में पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। लेकिन आज सरकारी अस्पताल में साफ सफाई है, आज सरकारी अस्पताल में हर दवा फ्री मिलती है, आज सरकारी अस्पताल में हर टेस्ट फ्री होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको 1 महीने से ज्यादा इलाज की तारीख मिले तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सरकार ये कहती है कि आप अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लो, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, पैसा दिल्ली की सरकार देगी। लेकिन आपने ये भी देखा है कि पिछले 4 साल से तो एक तरफ है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली वालों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है केंद्र की सरकार, दूसरी तरफ है मोदी सरकार, जिन्होंने हर संभव कोशिश कर ली है कि अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाने हैं कि सारे हमारे दिल्ली वाले अच्छा इलाज करा सके, अपने मोहल्ले में करा सके। लेकिन एलजी साहब कहते हैं कि हम आपको मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने देंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमें पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं क्योंकि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के एलजी साहब कहते हैं कि हम नहीं लगाने देंगे। हमें हर बात के लिए एलजी साहब के पास जाना पड़ता है। क्यों? कहते हैं जी दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए हर चीज पे एलजी साहब साइन करेंगे। लेकिन वही एलजी साहब 3-3 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पर बैठे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा की फाइल पे बैठे रहते हैं। आपको पता है मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी कैमरा की फाइल कैसे पास हुई? जब यहां पे खड़े दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी एलजी साहब के घर के अंदर जाके 10 दिन पे भूख हड़ताल पे बैठे, तब जाके आपके सीसीटीवी कैमरा और मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास हुई। वो तो आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार है, पर बताइए ऐसे कोई सरकार चल सकती है क्या? चल सकती है कोई सरकार जहां पे हर फाइल पास कराने के लिए भूख हड़ताल पे बैठना पड़े? बताइए चल सकती है? नहीं चल सकती ऐसी सरकार। अब इसमें दिल्ली वालों का क्या कसूर है कि जब हम वोट डालते हैं और हम जिस सरकार को चुनते हैं उसके पास पूरा अधिकार नहीं है। जब हरियाणा वाले वोट डालते हैं, वो जिस सरकार को चुनते हैं उस सरकार के पास पूरा अधिकार है। जब यूपी वाले वोट डालते हैं, वो जिस सरकार को चुनते हैं उसके पास पूरा अधिकार है। जब राजस्थान वाले वोट डालते हैं और वो जिस सरकार को चुनते हैं उसके पास पूरा अधिकार है। लेकिन जब दिल्ली वाले वोट डालते हैं तो वो जिस सरकार को चुनते हैं उसके पास से आधा अधिकार क्यों है? बाकी सबकी वोट पूरी, लेकिन दिल्ली वालों की वोट आधी। बताइए अन्याय है कि नहीं है? दिल्ली वालों की वोट की कीमत पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिस सरकार को हम चुनते हैं उसके पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने की वजह से ना सिर्फ हमारी सरकार परेशान है, दिल्ली का हर वासी परेशान है। हमने सरकारी स्कूल तो ठीक कर दिए, लेकिन जब हमारे बच्चे 12वीं पास करते हैं उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। एक समय ऐसा था कि परिवार में किसी बच्चे को 60% नंबर आए तो हम लड्डू बांटते थे, गांव में घर में ढोल बजाया करते थे। और आज एक समय ऐसा है
कि अगर हमारे घर के बच्चे को 80% नंबर आ जाए तो घर में मातम का माहौल छा जाता है। क्यों? क्योंकि 80% नंबर पे किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता। पिछले साल दिल्ली का एक नामी कॉलेज है SRCC, जहां पे सब बच्चे बीकॉम पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। आपको पता है उसका कट ऑफ कितना था? कितने नंबर पे वहां पे एडमिशन मिली? किसी को अंदाजा है? हाँ जी, 99। और किसी को अंदाजा है कितना? किसी ने कहा 90, किसी ने कहा 99। पिछले साल SRCC में बीकॉम का एडमिशन का कट ऑफ था 100%। आपके 100% नंबर आएंगे तब आपका एडमिशन होगा, वरना नहीं होगा। और 150 से ज्यादा बच्चे जिसने उस कॉलेज में एडमिशन लिया वो तमिलनाडु बोर्ड के थे। अब बताइए हमारे बच्चों का क्या कसूर है? दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों का क्या कसूर है कि वो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, CBSE का एग्जाम देते हैं जहां पे 100% नंबर नहीं आते हैं। हर राज्य में वहां के कॉलेज में उस राज्य के बच्चों की 85% सीटें रिजर्व होती हैं। जब हमारे बच्चे बॉम्बे में एंट्रेंस देने जाते हैं वो सिर्फ 15% सीट के लिए देते हैं, क्योंकि 85% सीटें महाराष्ट्र वालों के लिए होती हैं। जब हमारे बच्चे बैंगलोर में एंट्रेंस देने जाते हैं तो सिर्फ 15% सीटों के लिए देते हैं, क्योंकि 85% सीटें कर्नाटका वालों के लिए होती हैं। लेकिन जब देश भर से बच्चे दिल्ली में एग्जाम देने आते हैं, दिल्ली में एडमिशन लेने आते हैं, तो वो 100% सीट पे एडमिशन ले सकते हैं। हमें बाहर वालों के आने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिल्ली के बच्चों को क्या होगा? दिल्ली के बच्चों को भी तो एडमिशन मिलना चाहिए। पिछले 4 साल से हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि हमें नई यूनिवर्सिटी खोलने दो, नए कॉलेज खोलने दो दिल्ली के बच्चों के लिए। लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि जी हम नहीं खोलने देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए वो अपनी यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती है। अगर आज दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, जिस तरह अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, मनीष सिसोदिया जी की सरकार ने सरकारी स्कूलों को बदल डाला, अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो यही सरकार 50 नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलेगी जहां पे 85% सीटें दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी। यही किस्सा सरकारी नौकरियों का है। हर राज्य में वहां के बच्चों के लिए 85% नौकरियां कोटा रखा जाता है सरकारी नौकरियों में, लेकिन दिल्ली के बच्चों को नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। जब हरियाणा में नौकरी निकलती है तो 85% सीटें हरियाणा वालों के लिए, जब राजस्थान में नौकरी निकलती है तो 85% सीट राजस्थान वालों के लिए, लेकिन जब दिल्ली में नौकरी निकलती है तो हरियाणा वाले भी आते हैं, पंजाब वाले भी आते हैं, राजस्थान वाले भी आते हैं, तमिलनाडु वाले भी आते हैं, और हमारे बच्चे बेरोजगार सड़कों पे घूमते रहते हैं। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जितने नए काम शुरू किए हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार 2 लाख नई नौकरियां ला सकती है, और उन 2 लाख नौकरियों में 85% नौकरियां दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी। दिल्ली में एक बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली की महिलाओं की। यहां पे बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हैं। दिल्ली में रहने वाली हर महिला आपको बता देगी कि अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? सही कह रही हूं ना? हमारे घर की अगर कोई भी बेटी अंधेरा होने के बाद बाहर हो, हम 10-10 बार फोन करते हैं और तब तक चैन की सांस नहीं लेते हैं जब तक हमारी बेटी घर नहीं आ जाती है। अगर मेट्रो स्टेशन के पास, अगर कोई ऑटो वाला, अगर कोई सड़क का लड़का हमारे घर की बेटी के साथ बदतमीजी करता है और हम पुलिस थाने जाते हैं, बताइए पुलिस हमारी बात सुनती है क्या? नहीं सुनती है कि नहीं सुनती? नहीं सुनती। तो फिर आप क्या करेंगे? आप विधायक जी के पास आ जाएंगे। आपको लगेगा हमने उनको चुन के भेजा था, लेकिन पुलिस तो विधायक जी के अंडर भी नहीं आती। फिर आप क्या करेंगे?
हो सकता है आप अरविंद केजरीवाल जी के पास चले जाएं कि जी हमने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, लेकिन दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के अंडर भी नहीं आती। आपको पता है दिल्ली की पुलिस किसके अंडर आती है? दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री जी के अंडर आती है। अब बताइए उसका क्या मतलब? प्रधानमंत्री जी कश्मीर में हो रहे आतंकवाद की चिंता करेंगे या दिल्ली छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सलवाद की चिंता करेंगे, या अगर कोई भोगल का लफंगा हमारी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा है उसकी चिंता करेंगे? मुझे तो लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने शायद भोगल का नाम भी नहीं सुना होगा। कैसे करेंगे वो भोगल की चिंता? चौकीदार है ना। अगर दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा चाहिए तो दिल्ली की पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंडर आना होगा। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, अगर दिल्ली पुलिस भी अरविंद केजरीवाल के अंडर आती है तो दिल्ली पुलिस की व्यवस्था को, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को भी उसी तरह ठीक करेंगे। आपने 4 साल पहले हमें वोट दिया था तो बिजली के दाम कम हुए, पानी फ्री हुआ, स्कूल ठीक हुए, अस्पताल ठीक हुए। इस बार अपना वोट अपने बच्चों के एडमिशन के लिए दीजिएगा। इस बार अपना वोट बच्चों की नौकरी के लिए दीजिएगा। इस बार अपना वोट महिलाओं की सुरक्षा के लिए दीजिएगा और इस सब को पूरा करने के लिए अपना वोट पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए दीजिएगा। इस बार आप अगर 7 सांसद आम आदमी पार्टी के चुन के भेजते हैं तो जिस तरह पिछले 4 साल से हमने लड़ झगड़ के दिल्ली वालों के हक के काम कराए हैं, आप 7 सांसद आम आदमी पार्टी के चुन के भेज दीजिए देश की संसद में। उसी तरह से लड़ लड़ के दिल्ली वालों के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा छीन कर लेकर आएंगे हम। तो इस बार अपना वोट पूर्ण राज्य के लिए, इस बार अपना वोट आम आदमी पार्टी के लिए और इस बार अपना वोट झाड़ू पर। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया बहन जी।